आज मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबको एक जानी मानी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ। और अगर उनको जो गरीबी में रह रहे हैं लोग या गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, उनका मसीहा अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोगों के लिए कार्य करते रहते हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटल में, गरीब लोगों को इलाज नहीं मिलता है, उनको इलाज देने का अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो गरीबों का इलाज करने के लिए मना कर दिया करते थे, लेकिन सर ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत आज की डेट में आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का, जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति में बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, उनका इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल को करना पड़ता है। आज ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। नाम है एडवोकेट अशोक अग्रवाल, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं। और आज हम उनसे देश के विकास के मुद्दों पर, समाज में फैली कुरीतियों और जो पिछड़े लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनके जितने भी मुद्दे हैं, जिनकी भी समस्याएं हैं, उनके बारे में आज हम अग्रवाल जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। सर, हमारे दर्शक हैं और हमारे न्यूज़पेपर के रीडर हैं, वो आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं वकील हूँ जी, और ना वकील से ज़्यादा हूँ और ना वकील से कम हूँ जी। और एज ए लॉयर मैं महसूस करता हूँ कि हम लोगों को बहुत प्रिविलेज है। एक प्रिविलेज तो ये है कि हम हिंदुस्तान की किसी भी अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं जी, जो हर एक को नहीं है। जी, अब मैं ये समझता हूँ कि जो हमको प्रिविलेज है उसके साथ हमारी ड्यूटी भी है। जी। और ड्यूटी ये है समाज के प्रति कि जो स्किल हमारे पास लीगल स्किल है, हम उससे आम आदमी की कैसे मदद कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे देश के लॉयर्स अपनी इस स्किल को आम जनता के लिए इस्तेमाल करें तो देश का नक्शा जो है ना पूरा बदल सकता है। तो वही मैं करता हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि इससे काफ़ी लोगों के अंदर जो है चेतना जागती है, उनको फ़ायदा होता है। और हम हर एक से यही कहता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जी। हाँ, तो सर हमने देखा आपका जो जीवन है बहुत व्यस्त जीवन है, तो उससे आपने ऐसा क्या हुआ कि आप जन सेवा में उतरे और कब से उतरे, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना? देखिए, मैं ट्रेड यूनियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर ट्रेड यूनियन लीडर थे और आपको हैरानी होगी कि वो व्यक्ति वो थे जिन्होंने 1965 में दिल्ली के पुलिस को ऑर्गेनाइज कर लिया था। पुलिस की ट्रेड यूनियन बना दी थी और उसके लिए उनको 17 महीने जो है जेल में रहना पड़ा। उसके बाद फिर मीसा में भी उनको जो है 18 महीने जेल में जाना पड़ा इमरजेंसी के टाइम, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति भवन में जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी ट्रेड यूनियन उनके पास थे। तो मैं बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहा हूँ जहाँ गरीबों का आना, गरीबों के दुख, गरीबों की लड़ाई है, तो उसमें पनपा हूँ। तो नेचुरली होना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही कुछ हो जाऊँ। सर, अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो पिछले आप 7 साल बोलें जो वर्तमान सरकार है उसके बात करें या इस दशक की बात करें, तो भ्रष्टाचार घटने की बजाय बढ़ा है, उसके बारे में आपके विचार? ये देखिए, भ्रष्टाचार अपने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अलग से देख सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है ना कि देश में जो बुनियादी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए थी वो ना डेवलप होके देश में कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनकी दौलत बेइंतहा बढ़ गई और जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई और उनकी गरीबी भी बढ़ गई। तो हमारा जो संविधान है आर्टिकल 38 में ये है कि जो अमीर और गरीब का जो गैप है, इनकम गैप, वो बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद वो बढ़ता ही चला गया और अब तो इतना बढ़ गया कि आप उसको मतलब एक तरीके से नाप भी नहीं सकते, इतना बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर, बुनियादी अधिकारों के ऊपर काम करें और बुनियादी अधिकार लोगों को मिले, जैसे नौकरी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो मुझे लगता है करप्शन भी कंट्रोल में आ सकती है।
सर मैं आपको अगर एक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो उत्तर प्रदेश से ही क्वेश्चन आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम करीब करीब 80,000 या 75 लाख की बात करें कि हम करीब करीब 74 लाख रोज़गार देंगे। लेकिन अब जो पार्टी है जो वर्तमान सरकार है, इसके 5 साल पूरे होने वाले हैं, केवल 5 महीने बचे हैं, लेकिन 4 लाख के समथिंग कुछ रोज़गार दिए गए हैं। तो ऐसे में रोज़गारी सर आपसे जानना चाहेंगे कि रोज़गार सरकार दे पाएगी नहीं दे पाएगी सभी लोगों को, और रोज़गार घटा है या बढ़ा है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो हालत है पूरे देश में ही ख़राब है जी। और इसका जो है ना, जो क्लू है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। जी। अभी आप देखिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो रिफ़्लेक्ट होती हैं आपके जो लेबर कोड्स हैं, लेबर जो कोड बनाए सारे, जो 40 सेंट्रल लॉज हैं लेबर लॉ के, उसमें डाल दिए हैं, या किसानों के मुद्दे पर किस तरीके का किसानों को जो है उन्होंने कानून बनाया है। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी ही इस तरीके की है कि वो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, गरीबी तैयार करेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो यूपी कोई अपवाद नहीं है उसका। और यूपी में क्योंकि लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो रही थी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि ये बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत सारे स्कूलों को विजिट्स किया है, गवर्नमेंट स्कूलों को, बहुत ही बदतर हालत है। टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा। लोग टीचर्स जो है लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, और रोज़ चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हम इतने लाख टीचर्स को जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। तो टीचर्स नहीं हैं, डिसेबल्ड बच्चे, लाखों डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके टीचर्स नहीं हैं। और जो हमारे गेस्ट टीचर्स वहाँ रखे हुए हैं या मित्र, शिक्षा मित्र हैं, वो एक तरीके से पूरे शोषण हो रहा है उनका, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। तो ये बहुत ही सर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब अगर हम शिक्षा मित्रों की बात करें तो 2500 लगभग 2500 लोग सुसाइड कर चुके हैं, और उनकी स्थिति सर आप अगर ग्राउंड जीरो लेवल पे देखेंगे तो घर की दयनीय स्थिति है, उनके जीवन सारा बीत गया। ऐसा ही हम दिल्ली में बात करें जो गेस्ट टीचर हैं, उनका भी सारा जीवन जो है वो सेवा में बीत गया। उनको भी कुछ सरकार उनके बारे में सोच नहीं रही, केंद्र सरकार नहीं सोच रही, स्टेट सरकारें नहीं सोच रही। तो सर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में और गेस्ट टीचर दिल्ली में, तो आपके विचार से थोड़ा सा इस बारे में आप कुछ बोलें दोनों के लिए। नहीं, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर सकता हूँ कि जो भी टीचर्स भर्ती हों उनके पास मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई प्रोसीजर है रेगुलर अपॉइंटमेंट का, जैसे दिल्ली में दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, तो वो फॉलो होगा। और वो जो लोग फॉलो नहीं कर सकते, उसको सक्सेस नहीं कर सकते उसके अंदर, वो नेचुरली उनको रेगुलर जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस प्रोसेस के अंदर सभी लोगों को। दूसरा ये कि जब तक अगर हम सर आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीजेपी सरकार है सर, वहाँ पे गेस्ट टीचरों को 58 साल की एज तक के लिए उन्होंने रेगुलर कर दिया, और साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश या दिल्ली सरकार कर दे तो कैसा रहेगा? नहीं, देखिए जो आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं ना, वो कोई वैलिड ऑर्डर नहीं है। और वो ऑलरेडी कोर्ट्स में चैलेंज है, और पता नहीं कोर्ट्स ने स्टे भी किया हुआ है। लेकिन मैं जो मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप रेगुलर भर्ती नहीं कर पाते हैं टीचर्स के, और आप शिक्षा मित्र या गेस्ट टीचर्स रखते हैं, तो उनको पूरी तनख्वाह जो एक रेगुलर को मिलती है वो आप उनको दीजिए। ये नहीं है कि छुट्टियों में आप उनको निकाल दीजिए और उनको बिना वेतन के कर दीजिए। छुट्टियों में सर उनका वेतन नहीं देते। कोविड पीरियड के अंदर दिल्ली के अंदर 20 से 25 हज़ार गेस्ट टीचर्स को आज 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया नौकरी से निकाल रखा है, और इसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो कैसे चलेगा? मतलब ये सरकार को सोचना चाहिए। तो ये एक तरीके से, जबकि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक मॉडल एम्प्लॉयर है और ये अपने एम्प्लॉइज़ का जो है वो ख्याल रखेगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये मॉडल एम्प्लॉयर जो है वो सबसे बड़ा क्रुक है और सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटर है। ये बड़े दुख की बात है। मैंने सर देखा है कि एक स्कूल में, दिल्ली की बात करूं या यूपी की, तो यूपी में गवर्नमेंट टीचर एक है और शिक्षा मित्र ही स्कूल को चला रहे हैं। ऐसी दिल्ली में गेस्ट टीचर ही स्कूल को चला रहे हैं सर, और उन्हीं के लिए कुछ नहीं है सुविधाएं। तो इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने 2 साल पहले विजिट किया था दिल्ली का एक स्कूल,
और इस पीरियड में मैंने यूपी के भी कुछ स्कूल विजिट किए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक स्कूल में तो मैंने देखा कि 101 की स्ट्रेंथ है और सिर्फ 11 जो है वो रेगुलर टीचर हैं, 100 टीचर जो है गेस्ट टीचर थे। एक बत्रा हॉस्पिटल है ना, उस एरिया के अंदर देखा था। और इसी तरीके से यूपी के अंदर भी मैंने देखा कि कई गेस्ट टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इवन उसमें कौन सा इलाके में मैं गया था, कानपुर में, हाँ, कानपुर के जो सरकारी स्कूलों में मैंने विजिट किया तो वहाँ पर एक टीचर ने, जो गेस्ट टीचर थी, उसने शिकायत भी करी कि मैं पिछले जो है 12 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो मेरे को रेगुलर करने की ये सोचते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और जो फिट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमें ये समझना चाहिए कि स्कूल के मामले में बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे की पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है, वो सर्वोप्रिय है। ना टीचर का इंटरेस्ट उतना है, ना पेरेंट का इंटरेस्ट है, ना गवर्नमेंट का है, ना स्कूल का है। तो अगर वो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हैं तो कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि उनको रेगुलर बेसिस पे किया जाए। दिल्ली की बात करें तो सर एक समर कैंप कुछ लगता है, तो समर कैंप भी जो रेगुलर टीचर हैं वो तो अपने घर हैं, तो समर कैंप को भी गेस्ट टीचर चला रहे हैं। नहीं, वो तो गवर्नमेंट इस तरीके के ऑर्डर्स पास करती है कि भाई आपको जाना है तो ये जाते हैं। नई ऑर्डर पास करे तो अगर रेगुलर के लिए करते तो रेगुलर को जाना पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, लेकिन बट इस तरीके की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आप एक शोषण करें, शोषण करें। सर दुख शोषण का है। एक सर अभी वर्तमान स्थिति जो है कि रोजगार बढ़ाने की बजाय घटाए जा रहे हैं। अभी मोदी जी की बात करें तो रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए और करीब करीब 25, मेरा जो आइडिया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 24 से 25 कंपनियों को बेच दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, मोदी जी तो बहुत स्पीड से चीज़ों को बेच रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी बेची हैं, तो कांग्रेस की पॉलिसी को भी ये मोदी जी जो है आगे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सर रेलवे की बात करें, जो सबसे बड़ा तंत्र है रोजगार का, एक गरीब बच्चे को ये उम्मीद होती है कि पढ़ने के बाद रोजगार मिल जाएगा, तो सबसे बड़े तंत्र को ही बेच दिया गया। सर नहीं, बात यह, जब सरकार की समझ ये हो कि बेचना है, सरकारी चीज़ों को बेचना है, तो फिर ए हो या बी हो, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। कोई होटल हो या कोई रेलवे हो, तो समझ और पॉलिसी की बात है। सरकार को ये समझना चाहिए कि जो सरकारी अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसमें लोग ये समझते हैं कि हमारे, जब मैं कोई सरकारी बस में बैठता हूँ या ट्रेन में बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी ट्रेन में बैठा हूँ। अगर ये प्राइवेट हो तो मैं कभी भी ये महसूस नहीं कर पाऊँगा कि ये अपनी है, मेरी है। और दूसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम समझते हैं कि इस कोविड के अंदर जो आपका पैंडमिक पीरियड है, इसमें हम लोगों ने, ये सब लोगों ने महसूस किया है कि हेल्थ और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है वो बद से बदतर है, पब्लिक है। और ये हम लोगों को समझ में आती है इससे कि अगर हम अपने जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम या पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो जैसी हालत हमारी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में हुई है, आने वाले वक्त में भी ऐसी ही हालत बनी रहेगी। तो और आप लोग प्राइवेट ना हॉस्पिटल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, ना प्राइवेट आप जो है स्कूल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की हालत देखिए ना, हिंदुस्तान भर में किस तरीके की लूट हो रही है। लोग त्राई कर रहे हैं, पेरेंट्स जो है कहीं समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। स्कूल बंद है फिर भी फीस मांगी जा रही है। सर से मैं जो है अपने इंटरव्यू के अंत में 2 क्वेश्चन करूँगा, अब सर उसको एक वर्ड में जवाब देंगे। और मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग पार्टी भक्त हैं या देशभक्त हैं? नहीं, हम लोगों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान को में इंसानियत भक्त होना चाहिए। अगर इंसानियत भक्त है तो उसके बाद किसी का भी भक्त हो, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता। जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर से है कि सर क्या वास्तव में, क्योंकि सर वकील भी हैं तो सर से ये क्वेश्चन बनता है कि सर वास्तव में ही क्या देश आज़ाद हो गया है, हम गुलामी छोड़ चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं? नहीं, हम तो आधी आज़ादी के अंदर हैं और उस आज़ादी के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की जो वैल्यूज़ हैं उनको घटाया जा रहा है।
आज भी मिथ्स, सुपरस्टिशंस ये राज कर रहे हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो हम अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे लगता है आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़नी पड़ेगी, लगातार लड़नी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि अभी हम आज़ाद नहीं हैं। जी सर से एक क्वेश्चन और सर, हमें लगभग बहुत सालों तक जो मुस्लिम एम्परर रहे उन्होंने लूटा, 300 साल के आसपास अंग्रेज़ों ने लूटा, तो आज देश को कौन लूट रहा है? देखिए होता क्या है कि दुर्भाग्य की बात है, इस देश में जो भी सरकारें आती हैं ना, वो सरकारें जो है वो सरमाएदारों को रिप्रेजेंट करती हैं और हर काम उनका इस तरीके का होता है कि सरमाएदार को फ़ायदा हो। तो इस देश में सरकार और सरमाएदार मिल के जो है ना आम आदमी को लूट रहा है। और अंत में मौलिक भारत जितने भी हस्तियों से मिलते हैं तो एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करता है, और मैं सर से एक मेरी प्रार्थना है कि जो शिक्षक है, शिक्षक से मतलब जो यूपी में शिक्षा मित्र हैं और दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं, उनकी समस्याओं को एक बार, क्योंकि सर गरीबों के मसीहा हैं मेरी नज़र में, तो उनको एक बार संज्ञान में लें और अंत में गेस्ट टीचर और शिक्षा मित्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में हैं उनके लिए सर से 2 लाइनें। देखिए मैंने कल ही अपने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि मैं हर तरीके की आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हेल्प वही कर सकता हूँ जो मेरी सीमाओं के अंदर है, जो मेरी कैपेसिटी में है। तो आप बताइए कि मेरी कैपेसिटी में क्या है जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैं देश के हर एक व्यक्ति, उसमें टीचर्स भी आते हैं, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत सर का धन्यवाद। मैं सभी शिक्षा मित्रों से, यूपी में करीब 2.5 लाख के समथिंग शिक्षा मित्र हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा एक बार, और जो गेस्ट टीचर हैं दिल्ली में उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा एक बार आएँ, इकट्ठे हों और सर से ज़रूर संपर्क करें, सर से मिलें, और जितना सर से अपनी तरफ से बन सकेगा, जितनी भी उनकी लड़ाई में सर की तरफ से कोई भी भागीदारी होगी, सर उसको लड़ेंगे, सर ने वादा किया है। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर, मौलिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी का। नमस्कार।